नमस्कार, पहला दोस्तों पंकज रौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज़। उत्तराखंड में वैसे तो बहुत सारी न्यूज़ ऐसी आई बीते कुछ दिनों में हमने देखा 5 अगस्त की वो तारीख थी, मैं कभी उसे भूल नहीं पाऊँगा शायद जब थराली में आपदा आई थी और उसके बाद पूरे मानसून जब बादल बरसे तो ऐसे बरसे कि ज़मीन पर सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही दिखाई दी। कभी धराली, कभी बागेश्वर, उत्तरकाशी, कभी कहीं भूधसाव हुआ, लैंडस्लाइड और देहरादून, ऋषिकेश वाला हुआ, बहुत सारे कारण खोजे गए उस समय, बहुत सारी चर्चाएँ हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि जैसे ही मानसून चला जाता है ना, बारिश बंद हो जाती है होना, तो हम हमारी चर्चाएँ भी बंद हो जाती हैं शायद उस गंभीर समस्या पर जिसको लेकर हम आपदा के वक़्त जब लोगों की जानें जाती हैं, घर, खेत-बार सब उजड़ रहा होता है, उस समय चिंता ज़ाहिर करते हैं। लेकिन उसके बाद कोई टेबल टॉक नहीं, कोई मंत्रणा नहीं, कोई जियोलॉजिस्ट के साथ कोई बातचीत नहीं, उनसे कोई समाधान खोजने की कोशिश नहीं, कोई नहीं करता ये। ये आखिर क्यों इस तरह का रवैया हम अपनाते हैं? और बीते महीनों में जो कुछ हुआ, वो सब क्या था? क्या आगे के लिए हमें सचेत होने की ज़रूरत है? क्योंकि मानसून है साहब वो तो हर बार आता है हर बार ऐसी तबाही लाता है इस बार तो ज़्यादा लाया, अगली बार कहीं और ज़्यादा ना हो, इसके लिए क्या हम तैयार हैं? जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको मैं चर्चा में लाता हूँ और बात करेंगे उनसे। प्रोफ़ेसर एमपीएस बिष्ट साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ जियोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया, आपका बहुत स्वागत उत्तराखंड न्यूज़ पर। बहुत सारी तस्वीरें हमने देखी आपदा के दौरान सर और बहुत सारी चर्चाएँ भी हमने की, डिबेट्स भी की और तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बातचीत, वाडिया के तमाम लोगों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ चर्चा। लेकिन मैं आपके चश्मे से, आपके नज़रिए से ये जानना चाहता हूँ कि ये वो वार्ता का दौर, वो चिंता का दौर आज थम-सा क्यों गया है? अभी तो बहुत जख्म भरे भी नहीं हैं, जख्म हरे हैं, उसको मरहम अभी लगा भी नहीं है और हम चुप हो गए। कितनी बड़ी चिंता ये है, कितनी बड़ी चेतावनी ये आप देख पा रहे हैं? और नमस्कार रौतेला जी। दरअसल आपका जो चिंतन है, मेरा वो जब से मैं इस विज्ञान का छात्र बना हूँ, तब जी, से लेकर आज तक लगभग 40 साल से मैं इसी चिंतन में हूँ। और जो बात आप कह रहे हैं कि एक आपदा का एक दौर होता है और उस दौर में सब इधर से उधर से आए, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, पूरे हिमालयन बेल्ट में एक जी, चिंता का दौर। और मीडिया भी जगह-जगह हाइलाइट करता है चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उसके बाद अचानक फिर शून्य, हुँ, और वो शून्य की स्थिति फिर अगले उसके लिए कि अगले आपदा की इंतज़ारी में, है ना? तो दरअसल ये हमारी मानसिकता हो चुकी है। जी, खाली मैं आपके लिए और अपने लिए ही नहीं कहूँ, पूरे सभी मानव जाति की ये मानसिकता हो गई है कि इस जी, समय घड़ी टल जाए, अब अगला देख लेंगे। हुँ, और यही कारण है कि हम जब भी हमारे पहाड़ों में इतनी बड़ी-बड़ी विभीषिकाएँ आई हैं, इतनी बड़ी-बड़ी आपदाएँ आई हैं, और हम जी, समय के साथ-साथ उनको अपना कोप अप करते गए और फिर वही अपना दिनचर्या में मस्त हो गए और भूल गए कि हमने इतनी बड़ी विभीषिका देखी है। वो होता है ना, जब आदमी कभी घाट में जाता है मुर्दा को लेके, तो उस समय सोचता है एक बरग्गे सा आ जाता है, और उसके बाद जब वो घर में आता है तो फिर भूल जाता है कि उस समय तो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। फिर उसके बाद आदमी सब अपने नित्य क्रम में जुड़ जाता है। ये प्रवृत्ति है, जी, ये मानव की प्रवृत्ति है। लेकिन एक सचेतक होने के नाते, एक चिंतक होने के नाते समाज में कुछ लोग हैं जो वास्तव में चिंतित रहते हैं कि भई आफ्टर ऑल क्या होना चाहिए? क्या समाधान होना चाहिए? और इसी कारण कई बार हम जैसे लोग, मैं तो एक शिक्षक हूँ, साल भर जी, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और एक वैज्ञानिक होने के नाते एक चिंतन भी रहता है कि आफ्टर ऑल हमारे इन पहाड़ों का क्या होगा? हमारे उन लोगों का क्या होगा जो इन जगहों में बस रहे हैं?
और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही मतलब मैं देख रहा हूँ कि देहरादून जैसी जगह में मैंने रिकॉर्ड पता किया, पता चला 101 साल में इतनी बड़ी बाढ़, इतनी बड़ी तबाही हुई है, 101 ईयर्स। तो ये रिकॉर्ड्स हैं। तो पिछले 100 सालों से, 200 सालों से, और या यूँ कहिए कि हम तो इस विज्ञान के छात्र हैं, तो मैं तो ये कहूँगा जब से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं सतत चली आ रही हैं। ज़रूरत है हम उस प्राकृतिक प्रक्रियाओं के बीच में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे हम जी, अपने लिए रास्ता चुनें, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। और जिसने अपने आप को सुरक्षित रखा, वो प्रजाति लंबे समय तक जीवित रही है। ये खाली मानव की नहीं, ये इस विश्व के अंदर जितने भी जीव-जंतु, जितनी भी प्रजातियाँ हैं, जो सक्षम रहे, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं ना, तो ये डार्विन का और इनका लॉ है कि भई जो इस सृष्टि में जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर पाया। जिसने अपने आप को कॉप अप कर लिया, जिसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, वो जिंदा रह गया, और जो नहीं कर पाया वो इसी में समा गया। यही जी, कारण है कि आज हम लोग, जो लोग आज भी अपने आप को सुरक्षित स्थानों में रखे हुए हैं, उनको भगवान की दया से वो सब ठीक-ठाक है। लेकिन जिन लोगों ने अपने आप को इस आपदा के नज़दीक, इनके किनारों को, इसकी अवहेलना करी, वो आज इसके दंश को झेल रहे हैं। और यही कारण है कि आपने देखा होगा, ये जितने भी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, हमारे उत्तराखंड के, कौन-सा ऐसा जिला है जिसने इस आपदा के दंश को नहीं झेला है? मैं तो जी, कहता हूँ कि जो मैदानी भाग, जिनको हम कहते हैं कि मैदान में थोड़ा सुरक्षित है, तो जो हमारे उत्तराखंड के मैदानी भाग है, हल्द्वानी हो गया, रामनगर हो गया, ये अपना काशीपुर हो गया, और हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, जिसको हम थोड़ा बहुत मैदान का पार्ट मानते हैं। हालाँकि ये सब उत्तराखंड में हिमालयी राज्य के अंदर आता है, लेकिन हिमालय की जो ऊँची श्रृंखला है, उनके इमीडिएट जुड़े हुए ये हल्के से मैदानी भाग हैं, ये भी उससे अछूते नहीं रहे। तो ये एक जनरल परसेप्शन है, और इसमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसमें बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है। जी। हमारे जो पॉलिसी प्लानर, डिसीजन मेकर्स हैं, उनका हुँ, थोड़ा-सा विल पावर उनका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एक्शन लेने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना ये मानना है। जी। मैं मुख्य तौर पर कुछ बिंदुओं पर बात करना चाहता हूँ सर, जिसमें प्राकृतिक आपदा हम सब जानते हैं, आप तो वैज्ञानिक हैं, उस चश्मे से भी देख रहे होंगे कितना कुछ खतरा आगे हमें हो सकता है। लेकिन कुछ मानवीय कृत्य भी होते हैं, हमारे द्वारा किया गया कुछ काम, कुछ घटनाएँ ऐसी, जिससे कि हम ऐसी ऐसी आपदाओं को और ज़्यादा गंभीर बना देते हैं अपने खुद के लिए। मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। एक मानवीय जो त्रुटि, जो गलती जो बार-बार हम कर रहे हैं, उन गलतियों में से एक गलती ये तस्वीर मुझे लगती है। आप इस तस्वीर को बेहतर तरीके से पहचानते होंगे सर, क्योंकि ये कहा गया कि नदियों का रुख बदल दिया गया, नदियों की जगहों पर हमने गाँव बसा दिए, कस्बे बसा दिए, हमने बड़ी यहाँ पर अपनी सुख-सुविधा के हिसाब से रिज़ॉर्ट बना दिए, होटल बना दिए, धराली वाला इलाका, पूरा बाज़ार वाला इलाका था। उस दौरान ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा कि हम नदियों में अतिक्रमण करेंगे तो नदियाँ कहाँ बहेंगी, किधर को जाएँगी? आने वाले समय में अपनी जगह पर आएँगी तो वो सब ले जाएँगी। तो ऐसे में एक और जो क्षेत्र है, वो जो तस्वीर हमारे सामने आई, अभी हाल में जब देहरादून और सहस्त्रधारा वाला जो तबाही वाला मंज़र देखा सर, उसमें ये कहा गया कि कुछ रिज़ॉर्ट ऐसे थे जो मुख्य धारा में बने हुए थे, नदियों के प्रवाह को प्रभावित किया। और ऐसे में जो तस्वीर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर बता रही है कि देहरादून और टिहरी का बॉर्डर, सरखेत का इलाका, बांदल नदी और उस नदी पर हो रहा ये रिज़ॉर्ट का निर्माण। क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी चिंता है और कोई देख नहीं रहा है। बहुत सही चित्र आपने रखा। मैं हाल ही में इस क्षेत्र का दौरा करके आया हूँ, जी, और मैं लगभग पिछले 10-12 सालों से लगातार इस कैचमेंट में जाता रहा हूँ। और चूँकि मेरा हमारे जितने भी बच्चे हैं जो शोध करते हैं, जो डिसर्टेशन वर्क करते हैं, मेरे लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि इसमें एक जियोलॉजिकल सेक्शन जो हम लोग बोलते हैं, माल देवता सेक्शन जियोलॉजी का,
जिसमें जी, हमको शिवालिक से लेके और क्रॉल ताल सेक्शन पूरा और लेसर हिमालय का सीक्वेंस पूरा ए टू जेड बच्चों को समझाने के लिए बहुत आसान और सबसे नियरेस्ट जो देहरादून का है वो यही है। इसको हम लोगों को भाषा में कहते हैं माल देवता सेक्शन। जी, अब बात आपकी जो नदियों की है, दून घाटी आप जानते हैं कि बहुत सारी नदियों के संगम का एक स्थल है। दून स्थल जो इसका मीनिंग है, इसका मतलब घाटी होता है। और जी, ये जो बड़ी घाटी है, इन घाटियों में छोटी छोटी नदियां, चाहे वो उत्तर की तरफ से लेसर हिमालय की तरफ से आने वाली, मैंने अभी अपना एक फेसबुक पोस्ट में भी लिखा था कि जितनी भी 7-8 नदियां हैं, इसमें आधा भाग गंगा कैचमेंट का है, आधा भाग यमुना कैचमेंट का है। अपर कैचमेंट ऑफ द यमुना एंड अपर कैचमेंट ऑफ द गंगा। तो कुछ नदियां इसमें जैसे बांदल है, बाल्दी है, और आपका जाखन है, और आपका चंद्रभागा है। ये तो जाती है हमारी गंगा में, ऋषिकेश की तरफ, पूरब की तरफ। और वहीं पश्चिम की ओर जो है आपका जितनी भी नदियां हमारी क्या कहते हैं उसके लिए, टॉन्स हो गया और नून गार्ड हो गई, ये कुछ नदियां हैं जो हमारी पछवा दून की ओर जाती हैं और जो यमुना में जाके मिलती हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इन नदियों का जो देहरादून में जितना भी आपको दून घाटी का जो चौड़ापन नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं एक किस्म से सेडिमेंट्री डिपॉजिट, घाटी के अंदर बहुत पहले किसी जमाने में बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े सॉरी बड़े बड़े ये नदियां बहुत सारा अपने साथ सेडिमेंट लेके आता था और एक फैन के रूप में दून के ऊपर डिपॉजिट हुआ। और यही फैन का हमने लेटर स्टेज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, गांव के सेटलमेंट के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन हमने कभी इन नालों को और इन नदियों के मुहानों पे न तो उस समय इतनी पॉपुलेशन थी और न लोगों ने इसमें मेरे ख्याल से पूर्वजों को इतना ज्ञान था कि उन्होंने कभी भी नदी के किनारे कभी भी बसासत नहीं करी। अगर आप जी, इसी नाले की बात करें तो इस नाले में मैं 3-4 नाम आपको ऐसे गिनाता हूँ। सबसे पहले वो सरखेत आपने बोला, उसके ऊपर बौठा है, उसके आपके आगे जो है डूम का सेरा है ना। तो ये जितने भी नाम हैं, ये जितने भी गांव हैं, ये पहाड़ी ढालों में बसे हुए हैं, न कि जी, घाटी में। जी, ठीक है। और ये जो सरखेत हो गया या डुमका सेरा हो गया या दूसरा सेरा हो गया, 3-4 सेरा है यहाँ पे। ये सेरा हम लोग पहाड़ों में यूज करते हैं धान के रोपाई और जहाँ पे हाँ, सिंचित वाले खेत होते हैं। बिल्कुल, तो ये सिंचित वाले जो खेत हैं उनको वो नदी के किनारे अक्सर हुआ करता था। और हमारा जो बाद में हमने जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एक जलागम प्रबंधन निदेशालय जो बनाया, जी, उसके अंदर भी जो प्रबंधन है जलागम का, वाटर रिसोर्स का मैनेजमेंट, ये जो कैचमेंट का, वो प्रबंधन भी हमने उसी रूल पे लिया कि भाई किसी भी कैचमेंट का टॉप 25% जो है फॉरेस्ट कवर होगा, देन 10% to 15% चारागाह होगा, और देन स्लोप में जो है जो अपना स्पर्स एंड स्लोप होते हैं उनमें गांव की बसात होती है। और प्लस जो बेस होता है नीचे वैली का, उसमें हम लोग रोपानी या जो अपना तराई वाला काम करते थे। जी, अनफॉर्चुनेटली कुछ लालसा कहिए या कुछ गांव में अब अकर्मण्यता भी कहिए, क्योंकि जो डुमका सेरा है वो नदी से काफी ऊपर है, कैच जी, ऊपर है। बौठा है वो भी काफी हाइट पे है। लेकिन जो ये नीचे सेरा है वो सेरा बिल्कुल अपना नदी के किनारे है। अब वो जी, लगता है, दिखने को तो बड़ा सुंदर लगता है क्योंकि नदी के किनारे है, फ्लैट लैंड है। लेकिन अगर आप डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि दैट इज ऑलवेज बॉइस्ड कंडीशन, वो दलदल होती है। इसलिए भी गांव वालों कभी भी, और उनको पता था कि यहाँ पे पानी जो है, नदी अपना कोर्स बदलती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, कभी इधर का खेत चले गया कभी उधर का खेत चले गया। और वो तराई वाला खेत है, अगले साल फिर बन जाएगा, फिर खेत जी, मंडेर बना करके फिर बना देते थे। अनफॉर्चुनेटली जब से ये हमारा देहरादून राजधानी बना, या उत्तराखंड जब से बनी, तो उत्तराखंड में भी 2012 के बाद मैं जो अपना, क्योंकि मैं डायरेक्टर स्पेस एप्लीकेशन भी था उत्तराखंड का 5 साल, तो मुझे यहाँ का उत्तराखंड के जितना भी सैटेलाइट आंकड़े होते हैं उनको देखने का मौका मिलता है।
और आज भी मैं उनको रीड करता हूँ। तो मैं क्या पाता हूँ कि 2012-13 के बाद मैक्सिमम इंक्रोचमेंट शुरू हो गया, और जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो रिस्पना है, बिंदाल है, सुसवा है, सोंग है, टॉन्स है, ये आपका जाखन है, और ये जितनी भी नदी है, बाल्दी है, सहदारा है, जो भी आप नाम ले लीजिए। जी। ये तो मैं देहरादून की बात कर रहा हूँ। ऐसी आप बागेश्वर की बात कर लीजिए, जितनी भी है, रामगंगा, कोसी एंड बिंगतार, जितने भी घाटी हैं हमारे पौड़ी जिले के अंदर, देखिए नयार, ईस्टर्न नयार, वेस्टर्न नयार, इनमें जितने छोटे छोटे टाउनशिप बने हैं, वो जैसे सतपुली बन गया, दुगड्डा बन गया, कोटद्वार के नीचे सारा भाबर का इलाका पूरा उन्होंने जो है खो नदी का कैचमेंट पूरा कब्जा लिया। इसी तरह से अगर हम अलकनंदा में जाते हैं तो अलकनंदा में श्रीनगर हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया, जितने भी घाटी में आपको टाउनशिप नजर आते हैं, दे ऑल जो जो पहाड़ी स्लोप में बसने वाले गांव थे, अब उन्होंने इतनी आलकसी कर दी कि वो गांव में ऊपर चढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। 1 किलोमीटर, एक तो सबसे बड़ी बात ये कि हमारे जो गांव गांव तक सड़कें भी बना दी लोगों ने, अब पहले तो बना ही नहीं। अब पहले जो सड़क थी वो गंगा किनारे, नदी किनारे किनारे थी, घाटी में थी, तो लोगों ने गांव से सेटल होकर जब घाटी में आना शुरू कर दिया, तब गवर्नमेंट चेती तो उन्होंने फिर गांव के लिए रोड बनाना शुरू करा, तब तक लोग नीचे सेटल हो चुके थे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि लोगों को आनन फानन में जहां पर भी थोड़ा सा मैदानी जैसा भाग दिखा दिया, उनको जियोलॉजी का नॉलेज तो था नहीं, उनको पूर्वजों का नॉलेज वहां भी नहीं था कि इस जगह में 1970 में बाढ़ आई थी तो थोड़ा सा शिफ्ट हो लें भाई। और कुछ लोगों को पता भी था, फिर भी डेलिबरेटली बनाने शुरू कर दिए, वो चंद पैसों के लालच में। कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने उनको जो है प्लॉटिंग कर करके बेचना शुरू कर दिया। मैं तो ताज्जुब कर रहा हूँ कि यहाँ के जितने नदी नाले खाले हैं, सारे जो है उनमें बस्तियां बस गई हैं, और हजारों हजार जो है उनके नेताओं के वोटर्स वहां पे बस गए। आज किसी की हिम्मत नहीं है उन वोटर्स को वहां से हटाने की। यहाँ तक कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा या हाई कोर्ट ने कहा कि वे इनको खाली करो, तो गवर्नमेंट ने जो है 3 साल के लिए उनको एक्सटेंशन दे दिया। तो ये जो लालसा है, कुछ वोट की लालसा, कुछ पैसे की लालसा, कुछ नेताओं के कृत्य, कुछ ठेकेदारों के कृत्य, और उनकी वजह से हमारा ये पूरा सिस्टम अब एक किस्म से बहुत बड़े मैं कहता हूं कि आपदा के कगार पे बैठा हुआ है। जी, ये वाले हिस्से को थोड़ा मैं समझना चाहूँगा आपसे विष्टि कि जो ये सरखेत वाला इलाका है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इस बाबत की कि आप नदी किनारे निर्माण नहीं करेंगे। एनजीटी कहती है कि नदियों से 200 मीटर की दूरी पर या उसका कोई अलग पैमाना है। अभी हाल में आपदा आई तो प्रदेश सरकार ने कह दिया कि ये पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई नदी किनारे निर्माण पर। फिर ये जो सरखेत वाला इलाका और ये बांदल नदी के किनारे एक रिज़ॉर्ट जो निर्माणाधीन है, इधर ये जो नदी का रुख बदल दिया गया, यहाँ कोई नज़र नहीं जा रही है। क्योंकि इधर जो खबर मेरे पास आई वो इधर देहरादून वाला इलाका, उधर टिहरी में चला जाता है ये इलाका। तो ये कितना खतरनाक है आने वाले वक़्त में और इस पर नज़र क्यों नहीं जा रही है? किसे एक्शन लेना चाहिए? दरअसल ये जो रिवर है, ये रिवर डिवाइडर है, टिहरी और देहरादून जिले को डिवाइड करती है, मतलब बॉर्डर मार्क करता है। अब आप जानते हैं कि फ्लड प्लेन का एक निश्चित दायरा होता है, से 500 मीटर चौड़ा फ्लड प्लेन है। नदी मेंडर करती है, कभी इधर जाएगी, कभी, डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर। अगर रेनफॉल बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ेगा, तो फ्लड प्लेन का दायरा पूरा फैल जाएगा। अगर पानी की मात्रा कम होगी तो वो ऐसे रेंगती हुई जाएगी, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट राइट, लेकिन इट हैज गॉट इट्स ओन कोर्स, इसका एक अपना निश्चित दायरा है, एंड इट इज वेल मार्क्ड। ये मतलब एक अंधा भी बता देगा कि ये नदी का ये वाला किनारा ये है और नदी का ये वाला किनारा ये। पानी ने, हाँ, नदी में पानी कब आएगा? जब बारिश होगी। पानी अगर आज इधर है तो कल अगले साल उधर हो सकती है। कई बार आदमी ये सोचता है कि यार पिछले 15-20 साल से हमारी तरफ तो आया नहीं पानी, तो खेत तो कर ही रहे हैं लोग अपना, उनमें धान धून बो रहे हैं। तो जो दूसरे प्लॉटर खरीदने वाले होते हैं वो सोचते हैं अरे बड़ा हरा भरा है कि भाई डालो भाई। अगले को तो पता है, जो जिसकी खेती है उसको तो पता है, क्योंकि बाबा आदम के जमाने से उस खेती को कर रहा है, लेकिन उसको चंद पैसे के लालच में उसने अपना वो जो खेत है जिसपे वो खेती कर रहा है उसको किसी को बेच डाला। अब मुझे नहीं मालूम कि ये जो जो पर्टिकुलर ये वाला लैंड है, इसमें कितनी उसकी परचेज लैंड है और कितनी उसने जो है, जो हमारी सिविल स्वयं की जो फॉरेस्ट की जो नदी का जो पार्ट होता है वो बेसिकली फॉरेस्ट के अंडर में आता है।
और वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का नजूल की भूमि कैसरीन भूमि होती है, वो डीएम के अंडर में आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आती है। आइदर देहरादून के डीएम देखेगा, आइदर पौड़ी डीएम देखेगा, दोनों की नजर उस पर है। और मैं नहीं मानता हूं कि ये इतने दूर है कि जहां पर ना डीएम देख रहा हो, ना एसडीएम देख रहा हो, ना पटवारी देख रहा हो, ना तहसीलदार, सारे देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इस बिल्डिंग को जब मैं पिछले साल गया था, मैं आई एम टेलिंग यू, मैं पिछले साल भी गया था अपने 2 डिजर्टेशन के लड़कों को लेके, और उस समय खाली मैंने सोचा यार नदी के किनारे दीवार कौन दे रहा होगा, एक बाउंड्री सी लग रही थी। और इस साल मैं गया तो बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने देखा ये तो बहुत ही बड़ा भवन बना दिया है, होटल बना दिया। उससे जस्ट बगल में दास इंस्टीट्यूट, जो कि पिछले तबाही में आधा से ज्यादा उसका हिसाब किताब बह गया था, उसने भी थोड़ा सा, अब उसने इस बार क्या किया, उसने आगे नदी में नहीं बढ़ाया अपना, उसने जहां तक नदी ने काटा वहां पर उसने अपना पक्का दीवार दे दी, परंतु अपनी बिल्डिंग को बचा के रखा। लकीली उसकी बिल्डिंग को इस बार कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस भाई ने तो बीच नदी में पूरा कब्जा करके बाउंड्री वॉल बना दी, और उसके बाद इतना बड़ा आड़ा तिरछा, मतलब अक्रॉस द रिवर, मतलब एक सोचने वाली बात है। ऊपर से पूरा नदी आ रहा है, उसका चौड़ा सपोज करो उसका 100 मीटर का चौड़ा पार्ट है, तो 50 मीटर अगले भाई ने क्रॉस उसको हाफ कर दिया। ये तो बड़े सोचने वाली बात है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है कि प्रशासक, शासक या जिसने भी इसका नक्शा पास करा है, हाउ इट इज पॉसिबल। मेरे तो गले से बिल्कुल उतर नहीं रही है बात। और अगर उनकी अपनी खेती है किसी की, तो गॉड नोज, मुझे वो भी नहीं मालूम, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन ये प्रशासक शासक को होना चाहिए कि अगर माना खेती भी है, मेरा तो अपना ये मानना है कि अगर वो नदी में लोगों ने धान की रोपाई भी कर रखी है, दे शुड नॉट अलाउ टू मेक द सच बिल्डिंग एट द जो हमारा सिंचित लैंड है, उसको इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात अंधेरगर्दी ये है, मैं जो देख रहा हूं कि अगले ने जो देहरादून वाली साइड है, बिल्कुल रोड जा रही है सरखेत के लिए, उसके नीचे पूरी जेसीबी से एक कैनाल बना दी कटिंग करके। अब आप सोचो कि अगले की मानसिकता यह है कि उधर का पानी इधर आ जाए। और ये भाई जो भी है, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन ये गलतफहमी में है शायद, इसको पता नहीं है कि व्हाट इज द पावर ऑफ द वाटर, एनर्जी का क्या रूप है नदी का। आप खुद ही देख लीजिए, आईटी पार्क के लोग आगे लोगों ने सोचा कि हम कार पार्किंग कर रखी है हमने, हम सुरक्षित है, हमारी बिल्डिंग है। जब वो अपने छत से देख रहे थे, खिड़कियों से देख रहे थे, तो इस बरसात में सारी कार जो है तैरते हुए गई नीचे, बिकॉज यू हैव कैप्चर्ड द पाथ ऑफ दैट रिवर रिस्पना। आपने रिस्पना को बिल्कुल ऐसा कर दिया, 1.5 मीटर के अंदर लिया है, तो वो पानी कहाँ जाएगा भाई? वो सड़कों में जाएगा। जितने आपने खुली सड़कें बना रही उन्हीं सड़कों में बहेगा वो, क्योंकि बिल्डिंगों से टकराएगा, इधर से आएगा, इस गली से आएगा, उस गली से आएगा, और मेन सड़क में आदमी की जो है त्राहिमाम हो गया। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। इसको हमारे जो हमारे टाउन प्लानर है, ये जो हमारे डिसीजन मेकर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आज के किसी आदमी की गलती है, ये गलतियां साल दर साल, मैं कह रहा हूँ 2012 से मैं देख रहा हूँ जो सिनेरियो चेंज हुआ है। सैटेलाइट डेटा जो मेरे पास है, मैं 2012-13 की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर बिल्कुल रैपिडली यहाँ पे चेंज हुआ, और वैसे ही यहाँ के जमीनों के रेट भी उसी हिसाब से बढ़ते गए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट, नॉट ओनली दी प्राइवेट पार्टीज, even government buildings are also constructed over the flood plains। जितनी है, मैं खुद कह रहा हूं कि जिस विभाग का मैं निदेशक था, उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग, पता नहीं किस भाई ने वो जो है वो नक्शा उस जगह का पास करवा के, मेरी तो मजबूरी थी बिल्डिंग उस जगह पे खड़ी करना था, क्योंकि ऑलरेडी वो बन चुका था आधा। लेकिन पूरे फ्लड प्लेन के ऊपर वो बिल्डिंग, मुझे डर लगता था जब मैं बरसात में देखता था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बारिश, हर साल मैं छत से देखता था कि पानी कितना कटा। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि एक साल 2000, अभी जब मैं 19 में, जब ये सरखेत वाला और ये दोबारा तबाही हुई थी 21 में, वो पूरा जो है बिल्डिंग हमारी बाउंड्री आधी नीचे से खाली हो गई थी, और एक चिंता रहती थी कि ये बिल्डिंग कब उड़ जाएगी। और ये खेत बिक रहे, लोगों ने अंधाधुंध प्लॉटिंग कर दी है, किसको बोले? कौन सोचने वाला है इसके? नो वन इज सीरियस अबाउट दिस थिंग, नो सीरियस अबाउट दिस थिंग। तो ये है ब्रदर, मैं ये हम लोग
चिंतन मनन तो करते हैं, जी, लेकिन अल्टीमेटली जिन्होंने इस पे निर्णय लेना है, उनको इस बारे में बहुत स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। और ठीक है, आप ज्यादा आप वोट लूज करेंगे ना, लेकिन आप आदमी को तो बचाएंगे, समाज को तो बचाएंगे। इस बात जी, की चिंता शायद ही आज किसी को हो रही है, मैं जो समझ रहा हूँ। जी। एक एक छोटा-सा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, छोटे में ही आप जवाब दीजिएगा, ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा। हिमालयी पूरी बेल्ट को लेकर कई बार कई विशेषज्ञों ने, वैज्ञानिकों ने गहरी चिंताएँ ज़ाहिर की हैं। फिर हमारा पूरा उत्तराखंड का ऊपरी वाला इलाका, ऊपरी वाले ज़िले ले लीजिए, हिमाचल या इस तरीके से। और जोशीमठ में हम लोग देख रहे हैं कि वो डरा रहे हैं, वो सब चीज़ें हमको डरा रही हैं, खिसक रही है जोशीमठ ये कहा जा रहा है। लेकिन उन सब के बावजूद भी क्या हमारे पास विकल्प है? क्या किया जाना चाहिए? क्या हम कर सकते हैं? अभी भी हमारे को मेरे को ऐसा लगता है सर, आप तो वैसे ज़्यादा जानते हैं, कि हम बहुत कुछ बचा सकते हैं आने वाले वक़्त में तबाह होने से। निश्चित तौर पे मैं ज़्यादा लंबा नहीं कहूँगा इसमें। देखिए, 3 बातें मैं मोटी-मोटी कहना चाहता हूँ। जी, हमारे पास रिकॉर्ड है 1893 से लेकर आज तक का, चाहे वो अलकनंदा हो, भागीरथी हो, रामगंगा हो, कोसी, इन नदियों के फ्लड लेवल का हाईएस्ट एचएफएल बोलते हैं हम लोग, हाइट ऑफ फ्लड लेवल। वंस यू नो द एचएफएल ऑल अलोंग द वैली, दैट शुड बी वेल मार्क्ड। एंड मैं इसका उदाहरण देता हूँ। 1970 फ्लड का, मेरे पापा जब एसएसबी में थे तो ही मेड अ बेंचमार्क इन द श्रीनगर, और उन्होंने एक लेबल बनाया, एक सीमेंट का ट्रायंगुलर पोस्ट, और उसमें बहुत सुंदर एक तरह से लिखा हुआ है कि 1970 के बाढ़ का हाईएस्ट पॉइंट। तो जब आपके पास ये अलार्म है, ये इंडिकेशन है, देन व्हेयर यू आर अलाउइंग पीपल टू गो डाउन साइड ऑफ दिस लेवल, नंबर वन। तो मेरा अपना ये मानना है कि इस तरह की बेंचमार्किंग होनी चाहिए, और एक जियोलॉजिस्ट, एक जो एक्सपर्ट है, वो इन चीज़ों को बड़े बखूबी तरीके से निशानदेही कर सकते हैं, और उसी हिसाब से भवन निर्माण के लिए गवर्नमेंट का प्लानिंग और पॉलिसीज बननी चाहिए। नंबर 2, हमारी जो आपदाएं हैं पहाड़ों में, आप जानते हैं कि जब से हिमालय बना है तब से लगातार भूकंप भी आ रहे हैं, लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, फ्लड्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े, कई बार सबसिडेज भी होता है, भू धसाव भी होता है। जी, ऑलरेडी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खूब सारे लैंडस्लाइड जोन मार्क कर दिए हैं, हमारे वाडिया इंस्टीट्यूट ने मार्क कर दिए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने मार्क किए हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसरो ने मार्क किए हैं। बहुत लोगों ने कलेक्टिवली डेटा, अगर एक समेकित रूप में लिया जाए, कि गवर्नमेंट इसके ऊपर रिथिंक करे, और जो भी आपकी प्लानिंग है, पॉलिसीज हैं, चाहे वो टाउनशिप डेवलपमेंट की है, चाहे विलेज डेवलपमेंट की है, उसके अकॉर्डिंग लैंड, अगर आपके पास जो है, सबसे बड़ी बात तो लैंड हमारे पास कमी है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए। नंबर 3, जो हमारा चूंकि सेस्मिक जोन में ऑलरेडी मार्क्ड है, हमारे उत्तराखंड कहो या हिमालय की भूभाग कहें, तो जिस रेंज की और जिस इंटेंसिटी की, जिस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक जोन वाइज हमारे डिवाइड है, उसके अकॉर्डिंग भवन निर्माण की शैली होनी चाहिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हाउस होने चाहिए, बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग कोड होनी चाहिए, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, द डेंसिटी ऑफ द बिल्डिंग्स, जो उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से चिपकी पड़ी है, चाहे नैनीताल हो, चाहे मसूरी हो, चाहे कहीं हो, अगर एक उजड़ेगी तो साली दूसरे को भी उड़ा के ले जाएगी। तो एटलीस्ट ये तो हम मान के चलें कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, तो ये भी एक पॉलिसी का पार्ट होना चाहिए। तो कुछ 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी है, सॉइल टेस्टिंग है, लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमें अपने लोगों की मानसिकता को भी बदलना होगा, क्योंकि हमारी मानसिकता ये है कि जोशीमठ उजड़ने के बाद उनको मुआवजा देने के बाद वो लोग जो है वहां से हिलने को राजी नहीं है। पैसा भी ले लिया, भवन उजड़ गया, कोई बात नहीं, लेकिन उस जगह से छोड़ना नहीं चाहते। ये गांव वालों की भी मानसिकता है। मैं जी, आपको बताऊं, मैं कपकोट गांव में, एक बहुत इंटीरियर में गांव में गया था, और वहां जो है 75 मुआवजे बिल्कुल मरने के कगार पे। उसका नाम, उस गांव का नाम है
कुंवारी, लास्ट विलेज ऑफ द कपकोट, और 72 विलेज हाउसेज हैं। 2 बार का मुआवजा ले चुके हैं, 5-5 लाख 6-6 लाख का उनको मुआवजा भी मिल चुका है। दे डोंट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। और हालत यह है कि किस दिन शंभुगाड़ में वो सबके सब चल जाए, नो वन नोज। मानसिकता, हमें अपनी उस मानसिकता को भी बदलना पड़ेगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण। तो 3-4 चीजें मैंने आपसे कहा कि किस तरह से हम गवर्नमेंट को रीथिंक करना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया जुड़ने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि बेहतर हो चीजें, और जो हम लोग गलतियां कर रहे हैं, जो मानवीय गलतियां हैं, उनको तो हम सुधार ही सकते हैं। अगर नदी के किनारे हम लोग निर्माण नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम जी नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, उस खतरे से, उस नुकसान से अपने आप को बचा पाएंगे। हमने टाउनशिप, हमने गांव खूबसूरत दिखने के, वैसे भी उत्तराखंड में खूबसूरती की कमी नहीं है। आप पहाड़ में भी कहीं पर भी आप कोई घर बनाएंगे तो खूबसूरत अपने आप लगेगा, लेकिन लोग पता नहीं रिज़ॉर्ट, होटल या घर-बार, गाँव, शहर सब नदी के किनारे क्यों बसाना चाहते हैं। भई आने वाले वक़्त में धराली जैसा हो गया, तो भी सब अभी जैसा आपने बताया कि आईटी पार्क वाला इलाका या बिंदाल, और हम भी देख ही रहे हैं देहरादून का हाल। बहुत शुक्रिया सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये तस्वीर पता है क्यों आज सामने आई? क्यों बात करने के लिए कोशिश की गई कि ज्यूलॉजिस्ट से जाना जाए कि वो क्या रहा है? दरअसल एक खबर सामने आई, वो खबर ये थी कि हालाँकि मानसून सीज़न में उत्तराखंड में तबाही हमने देखी, लेकिन उन सब के बावजूद एक तस्वीर जो सामने आई, वो तस्वीर थी देहरादून से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। देहरादून और टिहरी का बॉर्डर पड़ता है, एक नदी बीच में है, और उस नदी के किनारे वो सरखेत वाला इलाका, सरखेत उस जगह का नाम है, और बांदल नदी वहाँ से बहती है। उस नदी के किनारे एक रिज़ॉर्ट बन रहा है, इसका निर्माण चल रहा है अभी भी, और उस रिज़ॉर्ट बनाने वाले ने पूरी नदी को डाइवर्ट कर दिया है। पूरी मोटी-मोटी दीवारें चीनकर डाइवर्ट कर दिया है, और ऐसा ही हमने हाल में देखा दोस्तों, आपको याद होगा कि जब देहरादून और शहसदारा और इधर आपदा आई थी, तो मालदेवता इलाके में एक तबाही के लिए एक रिज़ॉर्ट को कारण बताया गया था। उस पर कार्रवाई भी हुई थी उस रिज़ॉर्ट पर। आपको याद होगा कि उस रिज़ॉर्ट को लेकर डीएम देहरादून समीर बंसल काफ़ी सख्त नज़र आए थे, और सहस्त्रधारा के किनारे, जो सहस्त्रधारा में नदी बहती है, उसके किनारे वो रिज़ॉर्ट बना था, और रिज़ॉर्ट का निर्माण नदी के प्रवाह को बाधित कर बना था, तो इसलिए उस पर एक्शन भी हुआ। बाढ़ आई तो उसने सब तहस-नहस कर दिया। मामले में देहरादून के जिलाधिकारी ने कार्रवाई की, और रिज़ॉर्ट स्वामी के ऊपर 7 करोड़ का जुर्माना भी ठोका गया। लेकिन ये बांदल नदी पर जिस शख्स ने रिज़ॉर्ट बनाने की कोशिश की है, इस पर कब कार्रवाई होगी, ये सवाल मेरा आज भी है, और जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक रहेगा ये सवाल। और ऐसे ही विनाश के कारण तस्वीरें हमारे सामने आती हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों? आप कमेंट के ज़रिए बताइएगा ज़रूर, और चर्चा को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।